यस। तो अब आज हम एक चीज पढ़ने वाले हैं जहां पे तुम्हें नाम में ही दिख रहा है श्रोडिंगर का इक्वेशन। तो अब जरा हम सबसे पहले एटम के स्ट्रक्चर से कुछ शुरुआत करने वाले हैं। तो शुरुआत हुई थी जॉन डाल्टन। कहां से ये चीज का सब कंसेप्ट बना था? तो ये कंसेप्ट बना था डाल्टन के टाइम से। ये जो कंसेप्ट बना था, ये कंसेप्ट बना था डाल्टन, जिन्होंने बोला एटम होता है, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम इज इनडिविजिबल, एटम के अंदर कुछ नहीं है, वो एक सिंगल यूनिट है। ये सब वो बकवास करते रहे। पर आज से 125 साल, 120 साल पहले, लगभग 200 साल पहले डाल्टन साहब ने कंसेप्ट दिया, तब उतना ही काफी था। इसके बाद जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, ये हम पढ़ चुके हैं। जे जे थॉमसन डिस्कवर इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आपका प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया। इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद थॉमसन साहब ने एक मॉडल दिया जिसे उन्होंने बोला प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। जिससे उन्होंने बोला प्लम पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल। क्या नाम दिया उन्होंने उसे? प्लम पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल। क्या नाम देके उन्होंने एक मॉडल को यहाँ पे बनाया? प्लम पुडिंग या वाटरमेलन। तो थॉमसन साहब ने प्लम पुडिंग या वाटरमेलन जैसा, तरबूज के जैसा एक मॉडल दिया। पर यहां से उन्होंने एक चीज क्लियर कर दी। हर साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, तो पहले हम यहां से पढ़ते हो, श्रोडिंगर पे जाते हैं। तो क्या इन्होंने बोला कि एटम स्फेरिकल है। ये सिर्फ इतना बता पाए, स्फेरिकल है और एटम पे कोई चार्ज नहीं है। व्हाट वाज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ जे जे थॉमसन? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवरी करने के बाद उन्होंने बताया कि एटम जो है वो स्फेरिकल है, मतलब एक बॉल के शेप का है और एक न्यूट्रल है। ये एक बहुत बहुत बड़ी, एक बहुत बड़ी हमारे लिए आउटपुट था कि हमको एटम के स्फेरिकल शेप पता लगा। फिर इनके बाद एक साइंटिस्ट आई, ये हम सब पढ़ चुके हैं, तो मैं शॉर्ट में रिवीजन भी कर। इनके बाद एक साइंटिस्ट आए रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड साहब ने एक एक्सपेरिमेंट पे, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे बोला कि एटम में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं है। उन्होंने बोला कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, और जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो बाहर कहीं घूमेगा। एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर कहीं घूमेगा। तो रदरफोर्ड का कंट्रीब्यूशन क्या था कि न्यूक्लियस पॉजिटिव है। एटम का पूरा जो मास है, किसी भी एटम का पूरा मास है वो उसके न्यूक्लियस में ही होगा। किसी भी एटम का पूरा मास उसके न्यूक्लियस में होगा। फिर इधर पर एक साइंटिस्ट आए इनके बाद, जो तुम पढ़ चुके हो, बोहर थ्योरी। तो बोहर ने इस रदरफोर्ड के मॉडल पे प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी से कंसेप्ट दिया, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट। इन्होंने बोला कि जैसे एटम के अंदर, जैसे एट फोटोन की एनर्जी क्वांटाइज होती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन एटम में हर जगह नहीं होगा, सिर्फ वहीं पे रिवॉल्व करेगा जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम। तो आप देखो, तुम फिजिक्स में पढ़ोगे एनवीआर होता है एंगुलर मोमेंटम। एनवीआर, ये फिजिकल क्वांटिटी को तुम एंगुलर मोमेंटम बोलते हो, और ये होता है NH/2π। तो एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन और एच के डायमेंशन सेम है। तो बोहर साहब ने यहां से देखो, रदरफोर्ड को ये नहीं मालूम कि इलेक्ट्रॉन कहां है। बोहर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा, और इस चीज को इन्होंने ऑर्बिट बोला। और ये फिक्स सर्कुलर पाथ वो होगा जहां पर एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होगा, जहां पर एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होगा। और इन्होंने कुछ कुछ कैलकुलेशन एटम को लेके, न्यूक्लियस को लेके यहाँ पे कर दी। न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन के कैलकुलेशन कर दिए। फिर इनसे अलग चल के एक साइंटिस्ट आए, डी ब्रोगली। तुमने ये भी पढ़ा है, देखो, लुइस डी ब्रोगली, एक साइंटिस्ट आए लुइस डी ब्रोगली।
तो डी ब्रोगली ने एक हाइपोथेसिस दिया। डी ब्रोगली ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो प्रोटॉन है, जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, इनके पास डुअल नेचर है। इलेक्ट्रॉन पजेस डुअल नेचर, जैसे लाइट के पास है पजेस डुअल नेचर। तो लाइट के पास डुअल नेचर है। लाइट का डुअल नेचर किसने प्रूव किया? डुअल का मतलब क्या है कि कभी वो एक पार्टिकल है और कभी वो एक वेव। तो डी ब्रोगली से पहले तो बोहर ने क्या बोला? बोहर ने इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल माना था। बोहर ने अपनी थ्योरी में इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल माना था, तो उसने सिर्फ पार्टिकल के लिए कैलकुलेशन किए थे। तो डी ब्रोगली के कंसेप्ट से पहले सारे साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉन को सिर्फ पार्टिकल ही मानते थे, जबकि आइंस्टीन ने ये प्रूव कर दिया था कि लाइट कभी एक पार्टिकल है, कभी एक वेव है। लाइट का डुअल नेचर एल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्रूव करके, एक्सप्लेनेशन से प्रूव कर दिया था कि लाइट कभी एक पार्टिकल है, कभी एक वेव है। या लाइट जो है वो पार्टिकल और वेव दोनों के साथ मिली हुई है, दोनों नेचर है। तो ये जो डुअल नेचर है, इसे वेरीफाई, मैंने तुमको लास्ट करना, इससे बाद में वेरीफाई भी हो गया डेविसन एंड जर्मर। इससे दो साइंटिस्ट डेविसन और जर्मर ने वेरीफाई भी कर दिया कि लाइट के पास कौन सा नेचर है, लाइट इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा नेचर है, डिफ्रैक्शन। उन्होंने निकल के क्रिस्टल पे इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन किया और वहां से उन्होंने वेरीफाई। फिर एक और साइंटिस्ट इसके बाद हमारे पास आए, एक और साइंटिस्ट जिन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, हाइजेनबर्ग। यहां पर एक साइंटिस्ट आ गए, हाइजेनबर्ग। उन्होंने इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर को देखते हुए बोला कि इट इज इम्पॉसिबल कि एक्स मतलब पोजीशन, एक्स मतलब पोजीशन और पी मतलब मोमेंटम। पी मतलब मोमेंटम, मोमेंटम होता है एम इंटू वी। मोमेंटम होता है, फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा, एम इंटू वी। तो उन्होंने बोला कि किसी इलेक्ट्रॉन, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन, एटम में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की हम पोजीशन और मोमेंटम दोनों साथ साथ नहीं नाप सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर simultaneously and accurately both position and momentum of electron. हाइजेनबर्ग ने बोला कि हम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम दोनों को साथ साथ नहीं नाप सकते। You cannot measure both position and momentum of electron simultaneously and accurately. अब तुम यहां देख रहे हो कि बोहर ने यहाँ पे क्या बोला था? बोहर ने अपनी थ्योरी में बोला था कि इलेक्ट्रॉन वहां घूमता है जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज हो। तो तुम्हें, बोहर ने तो इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना और उसने वेव नहीं माना, उसने सिर्फ पार्टिकल माना, उसको वेव जैसी कोई चीज नहीं मालूम थी। तो उसकी पोजीशन को फिक्स कर दिया उसने। अब पोजीशन तो फिक्स कर दी, तो मतलब जब तुमने रेडियस निकाल लिया था, जब तुमने बोहर के ऑर्बिट का रेडियस निकाल लिया था, मतलब तुमने वहां पे क्या किया, पोजीशन पता लगा ली। अब सिर्फ तुमको वेलोसिटी निकालनी थी, तो वो भी तुमने 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड निकाल दिया हाइड्रोजन में। तो तुम उसके मास से मल्टीप्लाई कर, तो तुम्हें मोमेंटम भी पता लग गया। तो बोहर की थ्योरी से पोजीशन और मोमेंटम दोनों साथ साथ मिल रहे थे। हाइजेनबर्ग ने बोला अगर डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, मतलब नापने में जो एरर है, और डेल्टा पी जो अनसर्टेनिटी है, जो मोमेंटम के नापने का एरर है, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। ये हाइजेनबर्ग ने बोला। अब हाइजेनबर्ग और बोहर दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट थे। बोहर की थ्योरी में हमको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मालूम थी, अगर हम सिर्फ वेलोसिटी मेजर कर लेते तो हमें मोमेंटम भी मिल जाता, तो हम पोजीशन मोमेंटम दोनों साथ साथ नाप लेते। पर ये जो हाइजेनबर्ग ने डी ब्रोगली के कंसेप्ट को देखा, जब उसने इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर को देखा, तो 1927 में या 26 में हाइजेनबर्ग ने बोला कि हम किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम दोनों को साथ साथ और सही सही नहीं नाप सकते। हम अलग अलग नाप सकते हैं, हम पोजीशन बता सकते हैं, हम मोमेंटम अलग से नाप सकते हैं, पर दोनों को साथ साथ और सही सही नहीं नाप सकते हैं। और हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंटली और मैथमेटिकली वेरीफाइड होगा, तो उसने बोहर को रिजेक्ट कर दिया। अब जब ये बोहर साहब रिजेक्ट हो गए, तो एक नए साइंटिस्ट आए यहाँ पे, जिन्होंने डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग को देख के एक
एटम का मॉडल देखो, अब एटम का जो नया मॉडल है, एटम का जो मॉडर्न मॉडल है वो है वेव मैकेनिकल, वेव की तरह वेव मैकेनिकल मॉडल। अब देखो आपके पास दो तरह की मैकेनिक्स है, एक न्यूटन की मैकेनिक्स है जो अभी आप फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, जिसमें आप न्यूटन के लॉज, न्यूटन के जो लॉज हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं लगते हैं, न्यूटन के लॉज इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं लगते हैं। यहाँ पर एक नए तरह के कंसेप्ट है, ये वेव मैकेनिकल मॉडल जो है ये लॉ मॉडल दिया था श्रोडिंजर, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है श्रोडिंजर, श्रोडिंजर नाम के साइंटिस्ट थे। उनका ये जो मॉडल था, दिस इज बेस्ड ऑन ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज बेस्ड ऑन ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उन्होंने इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल नेचर पे, मतलब कभी इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और कभी घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एक वेव है, दोनों के नेचर पे एक इक्वेशन बनाया। अब इसको बनाने के लिए उन्होंने क्या कंसीडर किया, तुम यहां समझो, ये बोहर के मॉडल से अलग है। देखो ये जो श्रोडिंगर है ये बोहर के मॉडल से अलग है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन को ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है इसे एक नेगेटिव चार्ज, ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है। ये जो तुम इलेक्ट्रॉन को घुमा रहे हो ये एक नेगेटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव चार्ज के कारण जो वेव्स बन रही हैं, जो मैटर वेव्स बन रही हैं, वो मैटर वेव्स स्टेशनरी है। जब एक एटम में न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन घूमता है, मैटर वेव बनाता है, और ये मैटर वेव तुम्हारी स्टेशनरी वेव्स है। ये जो मैटर वेव्स हैं तुम्हारी, उसको स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स के नाम से बताया। इनकी वेव वैसे ही होगी जो स्टैंडिंग वेव होती है, तुम्हें समझाते, क्योंकि अभी तुमने फिजिक्स में वेव नहीं पढ़ा है, तो उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से वही वेव बनती है जिन्हें तुम स्टेशनरी वेव होगी या ये स्टैंडिंग वेव होगी। और न्यूक्लियस के पास एक नोडल पॉइंट होगा, और मैटर वेव और न्यूक्लियस इसका नोडल पॉइंट, न्यूक्लियस के पास कोई वेव नहीं होगी। मतलब हाइजेनबर्ग ने प्रूव कर दिया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होगा, तो न्यूक्लियस उसका नोडल पॉइंट होगा। नोडल पॉइंट का मतलब है वहां पर कोई वेव नहीं है, वेव नहीं है मतलब वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो श्रोडिंजर ने नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन वेव को, तो इलेक्ट्रॉन के कारण जो वेव बनी उससे। अब स्टेशनरी वेव क्या होती है, अब मैं तुमसे पूछूं, तुम में से किसी को मालूम है स्टेशनरी वेव क्या होती है? देखो स्टेशनरी वेव वो होती है जिस वेव में क्रस्ट एंड ट्रफ, जिस वेव में क्रस्ट और तुम्हारे ट्रफ्स जो हैं वो एक फिक्स पॉइंट पर हो, वो एक फिक्स्ड पॉइंट पर हो। एक वेव जिसमें फिक्स पॉइंट पे हो और एम्पलीट्यूड उसका बदलता हो, एंड एम्पलीट्यूड चेंज, उसके क्रस्ट और ट्रफ एक फिक्स पॉइंट पे और उसका एम्पलीट्यूड बदलता हो, पर क्रस्ट या ट्रफ की लोकेशन नहीं बदलती हो, तो वो जो वेव होगी उसको तुम स्टैंडिंग वेव बोल दोगे। तो गिटार की स्ट्रिंग में जो वेव बन रही है, तुम्हें गिटार की स्ट्रिंग कुछ छेड़ते हो उसके अंदर एक वेव बनती है, तो एक वेव इधर से जाती है और एक वेव वहां से वापस आती है। ये जो वेव्स होती हैं इनको तुम स्टैंडिंग वेव्स की तरह मानते हो। अब यहां पर उसने क्या किया कि स्टैंडिंग वेव, अब देखो वेव को समझने के लिए श्रोडिंगर ने एक लेटर यूज किया साई। ये लेटर क्या है, देखो अब तुमको बड़े अजीब अजीब से टर्म मिलेंगे क्योंकि ये श्रोडिंगर ने यूज किया। साई जो है ये है तुम्हारा वेव फंक्शन, मतलब एक वेव होगी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए तुम एक फंक्शन, क्योंकि तुमने अभी फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा, तो उसने बोला कि ये जो वेव होगी इसकी इक्वेशन जो होगी ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ये एक वेव की उसने इक्वेशन दी, ये उसने एक स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन दी। इस फॉर्मूले में ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, ए क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है, जो वेव बन रही है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो ए है। एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव along x एक्सिस। अब x एक्सिस की दिशा में
एक्स एक्सिस की दिशा में ये वेव है और लैम्डा उसकी वेवलेंथ है। व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ दैट स्टैंडिंग वेव, या वो मैटर वेव जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण बन रही है, जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण बनती है। अब तुम इसे डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन। ये उससे मना, डेरिवेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं, बस मैं तुमको जस्ट ये बता रहा हूं कि श्रोडिंगर का इक्वेशन कैसे बना होगा। तो जब तुम इसे डिफरेंशिएट करोगे तो अब देखो, अगर तुम डी बाई डी एक्स लिखते हो तो ये होता है कंप्लीट डिफरेंशिएशन, जो तुमने अभी फिजिक्स में पढ़ा है, इसे तुम बोलते हो कंप्लीट डिफरेंशिएशन। पर अगर तुमने ऐसा वाला ऑपरेटर डाला डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स, तुमने यहाँ पर ऐसा वाला ऑपरेटर डाला डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। अब कंप्लीट डिफरेंशिएशन या पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसमें तुम्हें डिस्टिंग्विश नहीं करना, तुम सिंपली इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो ये आया डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एक्स। अब ए तो कांस्टेंट रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 2 पाई अपॉन लैम्डा कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। तो दिस विल बी दिस, ये आपका डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एक्स आ गया। तो ये वेलोसिटी ऑफ वेव देगा, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो तुम्हें एक्सेलरेशन ऑफ वेव मिला, डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर। तो जब तुम इसे एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो, हेलो, 2 पाई ए अपॉन लैम्डा। अब इसका डिफरेंशिएशन हुआ माइनस साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, और एक बार 2 पाई बाई लैम्डा इसके बाहर आ गया। तो जब तुमने इसे अरेंज किया तो देखो ये इक्वेशन, ये डेरिवेशन तुम्हें याद नहीं रखना, मैं सिर्फ तुम्हें बता दूं कि श्रोडिंगर ने अपना इक्वेशन कैसे डी ब्रोगली को देख के बनाया। तो ये हो गया तुम्हारा 4, यहां से अब तुमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर माइनस साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। और यहां पर एक ए भी है, यहां पर एक ए भी है, ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। अब देखो श्रोडिंगर ने वेव के इक्वेशन को किससे रिप्रेजेंट किया था? ए साइन, वेव का इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट किया था? ए साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा। तुम्हें ये डेरिवेशन नहीं ध्यान रखना है तो तुम ए साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा को साई लिख दो। ये एक वेव का, जैसे तुम अभी मैथ्स में पढ़ते हो तो तुम ग्राफ बनाते हो एक्स और वाई, फिजिक्स में तुम ग्राफ बनाते हो एक्स और वाई, तो उसने एक्स और वाई को ना लेके श्रोडिंगर ने खुद अपने इक्वेशन में एक पैरामीटर यूज किया जिसे तुम बोलते हो साई। तो साई एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन है, एम्पलीट्यूड बताता है। अब देखो ये हो गया तुम्हारा डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई, 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर साई। ये श्रोडिंगर का, देखो श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन ऐसा बना दिया। अब 11th का बच्चा ये साई वाई देख के परेशान हो जाता है। अब तुम यहाँ पे देखो कि डी ब्रोगली ने क्या किया, तो डी ब्रोगली का इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। डी ब्रोगली का इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर। अब एम स्क्वायर वी स्क्वायर क्या है? मोमेंटम। एम स्क्वायर वी स्क्वायर क्या होता है? मोमेंटम का स्क्वायर। अब देखो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास कहीं घूम रहा है, सर्कल में नहीं घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास कहीं पे घूम रहा है। इस इलेक्ट्रॉन के पास टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है इसके पास टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अब तुम यहां पर एक चीज देखो कि तुम इस इक्वेशन में लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू यहां पे ले आओ। पहले तुम लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू यहां पे रख दो, माइनस 4 पाई स्क्वायर साई। अब लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू है एच स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तुम ऐसा लिख सकते हो उसे।
तुम इस लैम्डा स्क्वायर की जगह पे एच स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर लिख सकते हो। अब देखो एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 एम वी स्क्वायर। और अब उसने अपने फॉर्मूले में पोटेंशियल एनर्जी को वी लिखा। तो तुम जानते हो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तुमको ये मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अब देखो इसमें तुमने जब ये एनर्जी को ऐसा लिखा, तो तुम यहां पर अब इस इक्वेशन में तुम इसको लिख सकते हो ई टी माइनस वी, टोटल को वो ई लिखने लगा। अब वो टोटल एनर्जी को ई भी लिखता था, श्रोडिंगर जो है उसने टोटल एनर्जी को ई लिखा और पोटेंशियल एनर्जी को वी लिखा। तो ई माइनस वी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में तुम इसे एम से मल्टीप्लाई करो और एम से डिवाइड करो, क्योंकि तुमको एम स्क्वायर वी स्क्वायर मोमेंटम की वैल्यू को निकालना है। तो तुम्हारा हो गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m ई माइनस वी। अब तुम इस श्रोडिंगर इक्वेशन में इसको रख दो, अब तुम इस श्रोडिंगर इक्वेशन में इस वैल्यू को रख दो, तो तुम्हारा इक्वेशन हो गया -4 पाई स्क्वायर साई एच स्क्वायर ई माइनस वी 2m, ई माइनस वी 2m, ई माइनस वी 2m। ये तुम्हारा श्रोडिंगर का इक्वेशन बन गया ई माइनस वी 2m। अब तुम श्रोडिंगर का इक्वेशन देखो, यही तो ऊपर तुमने इक्वेशन लिखा, इस इक्वेशन को तुम लिख सकते हो डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई। तुमको ये अजीब अजीब सी टर्म्स दिखती रहती है। ये बना श्रोडिंगर का इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस। कहां पे बना ये इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन अलोंग द एक्स एक्सिस। हमने माना कि वन डायमेंशन में कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो उसका ये एक्स एक्सिस का इक्वेशन होगा। पर अब एटम में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स वाई या जेड तीनों एक्सिस के अलोंग घूमता रहता है, पर उसकी जो एनर्जी है वो वहां पे उसकी कांस्टेंट है। तो अब तुम ऐसे इक्वेशन वाई एक्सिस के लिए बना सकते हो। सर हाँ बोलो, बोलो भाई। डिनोट, सर ये इक्वेशन डिनोट क्या कर रही है? ये इक्वेशन एक वेव की इक्वेशन है जो वेव का एक्सीलरेशन निकाल रही है। ये देखो तुमको समझा दो, ये एक इक्वेशन बना है, इस इक्वेशन को जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें कुछ, जैसे तुम देखो तुमने एक मैथ्स का इक्वेशन लिखते हो, तुम मुझे दो x इज इक्वल टू 4, ये एक मैथ्स का इक्वेशन है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है और इसका और डिग्री क्या है 1। अब अगर तुमने एक इक्वेशन लिखा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ये कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी। कितनी वैल्यू आने वाली है, 2 वैल्यू। अगर एक क्यूबिकल इक्वेशन लोगे कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27, तो इसे सॉल्व करने पे एक्स की 3 वैल्यू आएंगी। तो जैसे मैथ्स में कुछ इक्वेशन होते हैं, वैसे ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये एक ऐसा इक्वेशन है, दिस बीइंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखो मैथ्स के इक्वेशन होते हैं जो तुमने पढ़ा होता है अभी 9th-10th में, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब जिसमें डिफरेंशिएशन का फॉर्म आता है उसको तुम क्या बोल देते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर तुम इसको तीनों एक्सेस स्पेस में लिखोगे, स्पेस मतलब अलोंग एक्स वाई और जेड एक्सिस पे लिखोगे, तो तुम्हारा श्रोडिंगर का इक्वेशन होगा डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर। तुम्हें ये इक्वेशन भी याद नहीं करना, अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर। अब इसको इधर ले आओ, -8 पाई एम, ये इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल दिस। तो अब जब तुम इसको इधर पे ट्रांसफर कर दोगे तो ये प्लस हो जाएगा। जब तुम इसको, यहाँ पे माइनस साइन था, जब तुम इसको इधर पे ट्रांसफर कर दोगे
तो ये रिजल्ट पॉजिटिव साइन के साथ आया और ये हो गया 0। देखो माइनस साइन यहाँ था, तुम जब यहाँ पे फॉर्मूला बनाओगे देखो ये माइनस साइन चल रहा है, डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस थिंग। तो जब तुमने श्रोडिंगर के इक्वेशन को बनाया, तो अब देखो ये कहां पे होगा, एक एटम में एक्स वाई और जेड एक्सिस, 3 एक्सिस के अलोंग हुआ, एक्स वाई और जेड एक्सिस। ये तुम्हारा जेड एक्सिस, ये तुम्हारा वाई एक्सिस, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस। तो इन 3 एक्सिस के अलोंग जब तुम इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी या इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना चाहोगे तो तुम्हारा ये श्रोडिंगर का इक्वेशन। अब वो इक्वेशन बड़ा भयानक सा दिखता है, 11th के बच्चे को ये इक्वेशन बहुत खतरनाक सा दिखता है, पर तुमको ये ध्यान रखना कि तुमको ये इक्वेशन याद नहीं करना, ना तुमको स्कूल में लिखने के लिए आता है, ना ये इक्वेशन ऑब्जेक्टिव में आता है। तो फिर सर आपने इसे डिराइव करा, इतना सारा टाइम लगा, तुम्हें मालूम होना चाहिए ये श्रोडिंगर। अब उसने इसी इक्वेशन को एक ऐसे फॉर्म में लिखा, डेल्टा स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये दोनों एक ही चीज है। तो ये सब ऑलरेडी श्रोडिंगर नोटेशन यूज कर चुका है, तो हमें यही सब लिखना पड़ेगा। और ये सब क्वांटम मैकेनिक्स से डेल्टा जो होता है, ये जो डेल्टा स्क्वायर, तो उल्टा डेल्टा। अब देखो ये उल्टा जो डेल्टा है ये होता है डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर। इसे बोलते हो तुम, एक साइंटिस्ट लैपलास ने दिया था, तो लैपलेसियन ऑपरेटर। ये कोई नाम तुमको याद नहीं करना, ये कोई फॉर्म याद नहीं करना है, मतलब ये जो फॉर्म इक्वेशन का है ये भी तुमको याद नहीं करना है। तो सर आप लिख क्यों रहे हो, जब हमको याद ही नहीं करना है तो क्यों इतनी भयानक भयानक चीज पढ़ा रहे हो। देखो अल्टीमेटली हमारे सिलेबस में क्या है, क्वांटम नंबर से और ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मैंने तुमको बताया कि जब श्रोडिंगर ने अपना एक इक्वेशन बनाया, तो ये श्रोडिंगर का इक्वेशन है, ये आज एटम का मॉडल है। आज जो तुम्हारा, तुम 9th 10th क्लास में क्या पढ़ते थे, तुम 9th 10th क्लास में पढ़ते थे कि एटम के अंदर ऑर्बिट होते हैं, KLMN होते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है। देखो तुम 9th 10th में एटम को ऐसे देखते थे, ये तुमने 9th 10th में एटम के अंदर के ऑर्बिट्स को ऐसे बनाया था। ये बोहर था, किसने ऐसा बनाया था, बोहर। अब जो हमारे श्रोडिंगर हैं उन्होंने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को कुछ ऐसे बताया है। ये पिक्चर कुछ ऐसी है जिसके अंदर, यहाँ देखो ये घिचिर पिचिर जो है ना, ये सब इलेक्ट्रॉन ऐसा कहीं कहीं एटम के अंदर होगा। ये सब कुछ मॉडर्न पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये जो गुचुर पुचुर सा डायग्राम है, ये डायग्राम है तुम्हारे श्रोडिंगर से बना हुआ, जहां इलेक्ट्रॉन को हम बात करते हैं। अब तुम बोलो कि ये इक्वेशन क्या है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन। सर रेड कलर क्या है सर, ये बीच बीच में ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहां कहां हो सकता है। अब एटम में इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं, ये तो बोहर की बात हमने मान ली, पर अब एटम में इलेक्ट्रॉन कहां होगा। अगर हमको ये मालूम है कि इलेक्ट्रॉन यहां पर है, KLM, तो हमें पोजीशन मालूम है, तो हम किसके अगेंस्ट चले जाते हैं, हाइजेनबर्ग। तो अब हमने बोला एटम में इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर जगह को लेकर, जिससे हम बोलेंगे वॉल्यूम। क्या कर रहा है एटम में इलेक्ट्रॉन, एक पर्टिकुलर जगह को लेकर, जिससे हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। अब देखो ये जो है ना, इसमें अब जैसे तुम इससे बोलते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वैसे ही तुम इसको यहां पर बोलोगे, वैसे ही तुम इसको यहां पे बोलोगे सेकंड ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ, देखो स्क्वायर है ना, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये जो श्रोडिंगर का इक्वेशन है, ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। और
पहले हम इसे एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए सॉल्व करेंगे। किसके लिए सॉल्व करेंगे? वी आर गोइंग टू सॉल्व इट फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। किसके लिए हमने इसे सॉल्व किया? जब हम इस इक्वेशन को हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक के लिए सॉल्व करेंगे तो इसके कुछ सॉल्यूशंस आएंगे, इसके कुछ सॉल्यूशंस आएंगे जो हमको एटम में इलेक्ट्रॉन के मिलने के बारे में बताएंगे। अब तुमको हाइजेनबर्ग ने क्या बोला था? इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेट। अब एक एटम में इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा तो उसके बारे में तुमको कौन बताने वाला है? ये श्रोडिंगर का इक्वेशन। ये इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो एटम में इलेक्ट्रॉन के मिलने के बारे में बताता है। जब इस इक्वेशन को तुम सॉल्व करते हो तो ये हाइड्रोजन लाइक के लिए सॉल्व किया जाता है। दूसरे एटम में जब तुम सॉल्व करते हो तो इसके सॉल्यूशन हाइड्रोजन लाइक से मिलते, रिजेंबल करते हैं। तो यहां से तुम बोलते हो कि ये श्रोडिंगर इक्वेशन दूसरे सभी एटम्स के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे तुमको एक बॉल को तुमने फेंका और तुमने बॉल को स्पिन कराया, तो तुमको ये बताना है कि बॉल कितने एंगल से एक्स एक्सिस से डिविएट होके स्पिन। तो जो तुम अभी कोऑर्डिनेट यूज करते हो, देखो अभी तुम जो कोऑर्डिनेट यूज करते हो वो कौन से कोऑर्डिनेट है? कार्टेशियन। तुम देखो अभी जो तुमने फिजिक्स में कोऑर्डिनेट यूज किए वो थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जिनको तुम बोलते हो एक्स वाई और जेड। कौन से कोऑर्डिनेट यूज करते हो? अगर तुम 2D में पढ़ोगे तो तुम एक्स वाई, और अगर तुम 3D में पढ़ोगे तो तुम कौन से कोऑर्डिनेट यूज करोगे? एक्स वाई और जेड। इसी तरह से जब कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन को छोड़ के एंगुलर मोशन करता है, मतलब मैंने बोला अगर तुमने एक बॉल को फेंका और बॉल ऐसे स्पिन हो रही है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर एंगुलर मोशन करता है। उसको जानने के लिए तो अब तुम्हें एक नए कोऑर्डिनेट को लगाना पड़ा, जिनको तुम बोलते हो, तुम्हें एक नए कोऑर्डिनेट को लगाना पड़ा जिसे तुम बोलते हो पोलर कोऑर्डिनेट, या तुम इसी को बोलते हो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट या सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ये होते आर, थीटा और फाई। अब तुम समझो, एक एटम के अंदर अगर तुमको घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना है तो तुम्हें दो तरह के कोऑर्डिनेट्स के बारे में मालूम चाहिए। तुमको ये सॉल्व नहीं करना, कुछ नहीं करना। अब तुम यहां पर देख रहे हो कि ये जो पॉइंट है ये तुम्हारा न्यूक्लियस है। एटम के अंदर ये जो तुम्हारा पॉइंट है ये पॉइंट तुम्हारा न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन कहीं पे मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पी पॉइंट पे मूव कर रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो पी पॉइंट पे मूव कर रहा है। अब तुमको ये बताना होगा कि न्यूक्लियस से वो कितनी दूरी पे है, तो ये तुम नापोगे आर। ये कहलाएगा तुम्हारा रेडियल डिस्टेंस। ये तुम्हारा कौन सा डिस्टेंस कहलाएगा? रेडियल डिस्टेंस। की कितने डिस्टेंस पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, तो वो तुम किससे नापोगे? आर पॉइंट से। अब पी पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, और इसके जो पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं आर, थीटा और फाई। जब तुम इस पे ज्योमेट्री लगाओगे, तो इनके बीच का रिलेशन बनेगा z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। अब देखो जब तुम इस ट्राइंगल को सॉल्व करोगे तो ये जो तुम्हें वैल्यू है z मिलेगा तुमको आर कॉस थीटा। थीटा जो है वो जेनिथ एंगल है। थीटा कौन सा एंगल है? तो अब तुम थीटा को बोलते हो जेनिथ एंगल। 3D में तुम थीटा को बोलते हो जेनिथ एंगल। जो तुम्हारा थीटा है वो कहलाता है तुम्हारा जेनिथ एंगल। आर जो होता है रेडियल वेक्टर, जो कि तुम्हारा एंगुलर डिस्टेंस पी पॉइंट पे ओरिजिन से बताएगा। फाई, यहां देखो इस डायग्राम में तुमको एक एंगल दिख रहा है फाई। जो तुम्हारे पास एक डायग्राम है, इस डायग्राम में तुमको एक एंगल यहां दिख रहा है फाई। ये देखो ये एंगल है यहाँ पे, ये वाला जो एंगल है यहां दिख रहा है तुमको फाई। तुम फाई को बोलते हो एजीम्यूथल
और लॉन्जिट्यूडनल एंगल, एजीम्यूचुअल या लॉन्गिट्यूडनल एंगल, तुम कौन सा एंगल बोलते हो इसे, एजीम्यूचुअल या लॉन्गिट्यूडनल एंगल। ये जो एजीम्यूचुअल या लॉन्गिट्यूडनल एंगल क्या होता है, तो एजीम्यूचुअल एंगल एक पॉइंट होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाता है एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। जब तुम एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन से एक प्रोजेक्शन लोगे, जब तुम एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एक्स वाई प्लेन में एक प्रोजेक्शन लोगे, उससे ये जो एंगल बनता है उस एंगल को तुम बोलते हो, उस एंगल को तुम बोलते हो एजीम्यूचुअल एंगल या लॉन्जिट्यूडनल एंगल। तो देखो इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में देखो, अगर तुम 2D बनाओगे तो तुम्हारे पास एक्स वाई होगा, ये होगा एक्स और ये होगा वाई। पर जब तुम 3D बनाओगे तो तुम किसी को भी जेड बोल सकते हो। देखो जब तुम 3D बनाओगे तो तुम किसी को भी जेड एक्सिस, किसी को भी एक्स एक्सिस और किसी को भी वाई एक्सिस बना सकते हो। तुम किसी को भी एक्स एक्सिस, किसी को भी वाई एक्सिस या किसी को भी जेड एक्सिस के रूप में दिखा सकते हो। तो जब उसने इन दोनों कोऑर्डिनेट को मिलाया तो एक बहुत भयानक सा कोऑर्डिनेट बना, ये आ गया श्रोडिंगर। तुमको ये याद ही नहीं करना, श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट। उसने हायर लेवल मैथ्स को यूज किया और श्रोडिंगर इक्वेशन को उसने किस में लिख दिया, पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर। यहां पर श्रोडिंगर ने अपने इस इक्वेशन को पोलर कोऑर्डिनेट में लिख दिया। तो अब देखो इक्वेशन क्या बता रहा है कि एक घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, एक घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है। तो तुम आज एटम का जो मॉडल है, ना तो वो बोहर थ्योरी है, ना वो रदरफोर्ड है, ना वो थॉमसन है। आज एक एटम का मॉडल वेव, जो उसके पास बनने वाली मैटर वेव है, उस मॉडल से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एटम में दी जाती है। अब जब तुम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, ये जो तुमने श्रोडिंगर के इक्वेशन को सॉल्व किया है, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन हमको 3 नंबर देगा, एक एन देगा, एक एल देगा और एक एम देगा। अगर तुमको इलेक्ट्रॉन को जानना है तो श्रोडिंगर का जो सॉल्यूशन है वो तुमको यहाँ पे 3 नंबर देगा। जो फाइनल सॉल्यूशन तुमको 11th के स्टूडेंट को याद करना है वो एन, एल और एम। इन्हें हमने बाद में जाके बोला क्वांटम नंबर। आज हमको एक एटम में इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें 4 नंबरों की आवश्यकता है। इन 4 नंबरों को तुम क्या बोल देते हो यहाँ पे, क्वांटम नंबर। तो ये जो तुम्हारा श्रोडिंगर का सॉल्यूशन है, ये जो तुम्हारे श्रोडिंगर का सॉल्यूशन है, इसमें 2 पार्ट होंगे। एक होगा रेडियल पार्ट, मतलब वो ये बताएगा कि न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा पार्ट होगा एंगुलर, वो ये बताएगा कि कितने एंगल पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है। तो ये चीज देखो, जब तुम इस श्रोडिंगर की इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो इसके सॉल्यूशन 2 पार्ट में आते हैं। एक आता है रेडियल पार्ट मतलब डिस्टेंस, एक आता है रेडियल पार्ट जिसे तुम बोलते हो डिस्टेंस, रेडियल पार्ट जिसे तुम डिस्टेंस वाला पार्ट बोलते हो, और दूसरा होता है तुम्हारा एंगुलर पार्ट, दूसरा होता है तुम्हारा एंगुलर पार्ट। दूसरा कौन सा होता है तुम्हारा एंगुलर पार्ट, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक दूरी पे कहीं मूव कर रहा है और वो हमको नहीं मालूम है। तो अब इससे पता लगाने के लिए तुमने श्रोडिंगर का एक इक्वेशन बना जो स्टैंडिंग वेव के इक्वेशन से तरह से डिराइव किया गया है। तो वहां से इसके सोल्यूशन आए 2। देखो सोल्यूशन भी हमारे सिलेबस में नहीं, बस मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि कैसे श्रोडिंगर ने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के बारे में पता किया। तो रेडियल पार्ट होगा। अब तुम रेडियल पार्ट को ऐसे लिखते हो, देखो तुम रेडियल पार्ट को लिखते हो आर और ब्रैकेट में छोटा वाला आर। ये श्रोडिंगर ने बताया था। यहां से देखो, इसको तुम लिखते हो आर और छोटा वाला आर। ये जो पार्ट है ये किससे तुम लिखा जाता है, इसे आर और छोटा वाला आर लिख दिया जाता है। और ये देता है डिस्टेंस पे, किस पे डिपेंड करता है ये वाला पार्ट, तुम्हारा डिस्टेंस पे। और इसमें 2 कांस्टेंट नंबर इन्वॉल्व होते हैं जिनको तुम एन और एल बोलते हो। इसमें
दो कांस्टेंट नंबर इन्वॉल्व होते हैं जिनको तुम एन और एल बोलते हो। देखो कुछ अजीब अजीब सी भाषा समझ चल रही है, क्योंकि ये सब कुछ श्रोडिंगर ने ही दिया था अपने इक्वेशन। तो जब तुम श्रोडिंगर के इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो इसके सोल्यूशन दो पार्ट में आते हैं। रेडियल पार्ट जो तुम्हारी इलेक्ट्रॉन की दूरी न्यूक्लियस से बताएगा, तो इसे लिखने के लिए उसे लिखा आर के नीचे एनएल और ब्रैकेट में छोटा एंगुलर पार्ट। अब देखो यहाँ पे दो एंगल है, थीटा और एक एंगल है फाई। यहाँ पे तुम देखो एंगल, इलेक्ट्रॉन के दो एंगल हैं। इस डायग्राम में जब तुम देखते हो तो यहाँ पे दो एंगल हैं, एक एक्स एक्सिस के प्रोजेक्शन के साथ बनता हुआ एंगल फाई और एक जेड एक्सिस के जेनिथ के साथ बनता हुआ एंगल थीटा। तो यहाँ पे फाई और थीटा दो एंगल है जो तुम्हें इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को देते हैं। अब इन्हें लिखने का तरीका देखो, इन्हें लिखने का तरीका श्रोडिंगर ने यहां पर लिखा एल और एम, यहां पे ब्रैकेट में थीटा, यहां पर एम और ब्रैकेट में फाई। देखो ये श्रोडिंगर ने लिखा था। जब तुम उसको सॉल्व, सोल्यूशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुम्हें सोल्यूशन नहीं पढ़ना, सिर्फ तुमको आउटकम पढ़ना। जब तुम श्रोडिंगर की इक्वेशन को सॉल्व करते हो और इन दोनों के सोल्यूशन को जब तुम मल्टीप्लाई कर देते हो, जब इन दोनों के सोल्यूशन को तुम जोड़ देते हो या जोड़ देते मल्टीप्लाई करते हो, तो तुम्हें क्या मिलता है? टोटल सोल्यूशन। तब तुमको यहाँ पे टोटल सोल्यूशन मिलता है। तो जो एंगुलर पार्ट है वो थीटा और फाई पे डिपेंड करेगा। एंगुलर पार्ट जो है वो किस पे डिपेंड करता है? थीटा और फाई। ये किस पे डिपेंड करता है? एंगुलर पार्ट डिपेंड्स ऑन थीटा एंड फाई। ये दो एंगल उसने सॉल्व किया और श्रोडिंगर ने बताया कि थीटा और फाई पे डिपेंड करेगा और रेडियल पार्ट सिर्फ आर पे डिपेंड करेगा। और ये दो क्वांटम नंबर देगा, ये दो क्वांटम नंबर देगा, ये दो क्वांटम नंबर देगा एन और एल। एंगुलर पार्ट में दो क्वांटम नंबर लगते एल और एम। तो थीटा एल एम जो है वो जेनिथ एंगल पे, ये कौन सा एंगल है? जेनिथ के साथ बनता हुआ एंगल है। और ये कौन सा एंगल है तुम्हारा? एजीम्यूथल एंगल। ये तुम्हारा एजीम्यूथल एंगल है। तो जब तुम श्रोडिंगर के इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एजीम्यूथल एंगल जो है वो एक नंबर देता है जिससे तुम एम बोलते हो। तो तुम्हारा टोटल सोल्यूशन जो है श्रोडिंगर का वो क्या हो जाएगा? आर एन एल, आर एन एल एस आर। ये लिखने का तरीका श्रोडिंगर ने दिया, इनटू थीटा एल एम थीटा फाई एम और ब्रैकेट में एंगल फाई। ये सोल्यूशन को लिखने का तरीका, ये जो सोल्यूशन को लिखने का तरीका है ये श्रोडिंगर ने दिया था। तो ये सोल्यूशन तुमको ये कहीं निकालना नहीं है, यहां पे तुमको कहीं ये लिखना भी नहीं है। ये श्रोडिंगर, इसको जब तुम सॉल्व करते हो तो इसके आउटकम को तुम एनएलएम ले जाओगे। तो ये जो आउटकम होंगे, ये जो सोल्यूशन आएंगे, इनको तुम बोलोगे एनएल और एम की बात करोगे। अब ध्यान से देखो, जब यहां से तुमको सोल्यूशन मिले तो अब तुम्हारे पास यहां एक टर्म आया। पहले देखो तुम समझो ऑर्बिट, पहले तुम समझो ऑर्बिट। तो ऑर्बिट का कंसेप्ट दिया था बोहर ने। ऑर्बिट का कंसेप्ट दिया था बोहर ने। ऑर्बिट होता है 2D और सर्कुलर। ऑर्बिट होता है 2D और सर्कुलर, और ये फिक्स्ड पाथ है। आज नो ऑर्बिट इनसाइड एटम। आज तक तुमने जो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था वो सब गलत था। एटम के अंदर ऑर्बिट होते ही नहीं। आज ऑर्बिट की जगह एक नई चीज एटम के अंदर आ गई है जिसे तुम बोलते हो ऑर्बिटल, जिसे तुम बोलते हो ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या है? देखो अब तुम समझना, यहां से तुम्हारे क्वेश्चंस बनने शुरू होंगे। अब तुम्हारे पास एक नई चीज आ गई यहां पे, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब न्यूक्लियस के पास, वॉल्यूम नियरर टू न्यूक्लियस, वॉल्यूम नियरर टू न्यूक्लियस। ऑर्बिटल एक एटम में न्यूक्लियस के पास की जगह है, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, वेयर
probability of finding electron is maximum. Where probability of finding electron is maximum, 90 से 95% होगी। 90 से 95% इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसे ऑर्बिटल बोलते हैं। अब तुमको यहां से समझ लेना है, तुमको यहां से एक चीज समझनी है, आज एटम के अंदर कोई ऑर्बिट नहीं है। ऑर्बिट की जगह किसने ले लिया बेटा? ऑर्बिट की जगह किसने ले लिया बताओ मुझे? ऑर्बिटल ने। ऑर्बिटल वर्ड किसने दिया? ऑर्बिटल शब्द किसने दिया? तो श्रोडिंगर ने। श्रोडिंगर ने बोला, जब उसने डी ब्रोगली के कंसेप्ट पे एक इक्वेशन दिया, उस इक्वेशन को जब उसने सॉल्व किया तो उसने बोला कि हाँ, एटम में इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं हो सकता, हर कुछ जगह पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी, और जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी उसे तुम ऑर्बिटल बोलेंगे। तो इसका तो ऑर्बिटल इज नॉट द पाथ, इज नॉट द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज नॉट द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो तुम्हारा ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन का पार्ट नहीं है, एक्चुअली इट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नियरर टू न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है। ये क्या चीज है? न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो देखो, अभी तुमने ऊपर एक श्रोडिंगर का इक्वेशन देखा, उसमें लिखा था तुमने डेल्टा स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई। अब ये साई क्या है? साई क्या है? तो साई इज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन। साई जो है वो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन है। ये किसी वेव का, ये किसी वेव के लिए अगर किसी वेव का मूवमेंट हो रहा है तो उसके एम्पलीट्यूड को नापने के लिए ये देता है, और इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। हाँ, अब जब तुम साई का स्क्वायर करोगे, देखो साई का स्क्वायर, तो ये एक नंबर होगा। बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कंसेप्ट होगा, ये एक रियल नंबर होगा। तो साई स्क्वायर इज probability, psi square is probability density, और probability per unit volume, ये होते हैं probability per unit volume। एक छोटी वॉल्यूम में या एक वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के मिलने की कितनी प्रोबेबिलिटी, ये तुम्हारा होगा साई स्क्वायर। अब जब तुम इस साई स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दोगे, ऐसा ये सब शॉर्ट ने बताया, तो ये दे देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हें देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। अब तुम देखो, जो पूछ रहे थे कि क्या है श्रोडिंगर का इक्वेशन, क्या है श्रोडिंगर का इक्वेशन, कहां से ये चीजें आई, तो ये सब तुमको ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। देखो, अब तुमने मुझसे पूछा कि क्या इक्वेशन है, क्या हमने पढ़ा हुआ है, तो देखो यहां पे बोहर ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। बोहर ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, मतलब इसकी पोजीशन फिक्स है, जो कि गलत है, जो कि आज फॉल्स है। आज ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि हाइजेनबर्ग ने बोला था कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली। अब तुम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को साथ साथ और सही से नहीं नाप सकते। तो अब अगर तुम साथ साथ और सही से नहीं नाप सकते तो तुम अब ये बताओगे कि एटम में इलेक्ट्रॉन के मिलने की कहीं कहीं पे प्रोबेबिलिटी होगी, और जहां पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो, 90 से 95% प्रोबेबिलिटी हो, उस जगह को तुम बोलोगे ऑर्बिटल। उस जगह को तुम बोलोगे ऑर्बिटल, उस जगह को तुमने यहाँ पे क्या बोल दिया है? ऑर्बिटल। तो ये ऑर्बिटल का कंसेप्ट क्या हुआ? तो ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, ये दो तरह के श्रोडिंगर इक्वेशन है, ध्यान देखो, पोलर कोऑर्डिनेट में श्रोडिंगर इक्वेशन है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखा हुआ श्रोडिंगर इक्वेशन है। जब तुम इसको सॉल्व करते हो, तो जैसे तुम मैथ्स में किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हो, उसकी ट्रिक टेक्निक होती है। जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका होगा,
फिर लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होगा, वैसे ही इस श्रोडिंगर को सॉल्व करने का एक तरीका होगा। सोल्यूशन हमारे सिलेबस में नहीं है, सोल्यूशन के आउटकम्स हमारे सिलेबस में। तो तुमको यहाँ पे देखना, जब तुमने श्रोडिंगर के इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये यहाँ पे 3 नंबर देता है, ये यहाँ पर 3 नंबर देता है। श्रोडिंगर का इक्वेशन यहाँ पे 3 नंबर देता है। इन 3 नंबर को तुम क्वांटम नंबर बोलते हो और इससे तुम्हें इलेक्ट्रॉन की पूरी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, कितनी एनर्जी होगी, ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, सारी चीजें। तो देखो अब एक ऑर्बिटल, तो जब तुमने इसे सॉल्व किया तो ये जो सोल्यूशन है, ये जो सोल्यूशन है, इसी सोल्यूशन से तुम्हें साई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। 2 पार्ट में निकाला हुआ जो सोल्यूशन है उससे तुम्हें साई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप देखो व्हाट इज साई। जब मैंने शुरू में इक्वेशन लिखा था तुमने बोला साई होता है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन। व्हाट इज साई? साई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन। तो एंड नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बस ये बता रहा है कि वेव का एम्पलीट्यूड क्या है और किस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। दूसरा, साई का स्क्वायर, ऐसा नहीं है कि तुमने एक नंबर ए लिया और ए का स्क्वायर कर दिया। एक्चुअली अब तुम साई को एक कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट करोगे, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये सब मैथ्स होगा। तो साई स्क्वायर जो है वो क्या देता है तुमको? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, probability of finding electron per unit volume, ये देगा तुम्हें probability of finding electron per unit volume। अब probability of finding electron at a point, अगर एक पॉइंट पे at a point probability of finding electron is very small, is very small, क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत छोटी है। since its density is since its volume is very small, since its volume is very small, उसकी वॉल्यूम बहुत छोटी है, इसलिए एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की डेंसिटी बहुत कम है। जब तुम इसे इंटीग्रेट कर दोगे तो एक रीजन में तुम्हें इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, एक रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। और इससे तुम अब इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स, इससे तुम इनके डायग्राम को बनाओगे, इससे तुम इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स को बनाओगे और तुम बताओगे कि कहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलता है और कहां पे इलेक्ट्रॉन कम मिलता है। अब कुछ जगह पे क्या होगा, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा उस जगह पे साई की वैल्यू 0 हो जाएगी, उस जगह पे साई की वैल्यू 0 हो जाएगी और साई स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो वो पॉइंट नोड कहलाएगा, वो पॉइंट क्या कहलाएगा? नोड। जिस जगह पे वेव बंद हो जाएगी, जिस जगह पे वेव खत्म हो जाएगी। अरे तुमने वेव बनाई है, देखो अब तुमने एक वेव बनाई है तो इस पॉइंट पे तुम्हारी वेव जो है वो खत्म हो रही है। ये जो तुमने ब्लू कलर का डॉट देख रहे हो ये नोड है, ये ब्लू कलर का डॉट जो है ये नोड है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन से घूमती हुई वेव का जब तुम एक वेव फॉर्म या स्टैंडिंग वेव फॉर्म बनाते हो तो जिस पॉइंट पे वेव तुम्हारी 0 हो जाती है उस पॉइंट को तुम नोडल पॉइंट बोलते हो। और अगर कोई प्लेन पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी तो तुम उसे बोलोगे नोडल प्लेन। अगर साई स्क्वायर 0 नोड मतलब नो इलेक्ट्रॉन, नो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, नो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो अब यहां से जब तुमने श्रोडिंगर के इक्वेशन को सॉल्व किया तो तुम्हें अलग अलग तरह के ऑर्बिटल्स मिले, एस, पी, डी, एफ और जी। अब वो जब तुमने श्रोडिंगर की इक्वेशन को सॉल्व किया तो तुम्हें ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। तो अब तुमने बोला ऑर्बिटल क्या है, तो ऑर्बिटल वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 90 से 95% न्यूक्लियस के पास हो, उस वॉल्यूम को या रीजन को तुम ऑर्बिटल बोलोगे। अब
पी ऑर्बिटल तीन तरह के, देखो मैं तुम्हें अब ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। पी ऑर्बिटल जो है वो तीन तरह के हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। डी ऑर्बिटल जो है ये कहां से आए, ये सब तुमको नेक्स्ट क्लास में सिखाने वाला हूं, क्योंकि ये क्लास अभी तक अपने आप में बड़े अजीब अजीब से इक्वेशन, तो एक 11th के बच्चे के लिए कंफ्यूजिंग क्लास ज्यादा है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ऐसे एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल होंगे, ऐसे एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल होंगे, एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल होंगे जिनके नाम होंगे अलग अलग नाम होंगे। देखो इन ऑर्बिटल्स के नाम अलग अलग होंगे जो साइंटिस्ट लोगों ने पहले ही फिक्स कर दिए हैं। जैसे नाम होंगे एफ एक्स, एक का नाम है इनमें से एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ऐसे अजीब अजीब से नाम होंगे एफ एक्स जेड स्क्वायर, एफ वाई जेड स्क्वायर, एफ एक्स जेड स्क्वायर, एफ वाई जेड स्क्वायर, एफ जेड क्यूब, और यहां से बनके तो 7 तरह के एफ ऑर्बिटल्स होंगे। अब ये कैसे दिखते होंगे, किसी को मालूम है व्हाट इज द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल? क्योंकि किसी ने एटम नहीं देखा, किसी ने इलेक्ट्रॉन नहीं देखा, कैसा शेप होगा? स्फेरिकल होगा सर। कैसे मालूम पड़ा तुमको? अब बताओ मुझे कैसे पता चला कि ये स्फेरिकल है? मुझे तो कैसे तुमको ये पता लगा कि एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल है? तो देखो जब तुमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, किन पार्ट के लिए सॉल्व किया तुमने, किस पार्ट के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व किया? तो तुमने इस इक्वेशन को जब रेडियल और एंगुलर पार्ट के लिए सॉल्व किया तो तुम्हें इसका एक कंप्लीट सोल्यूशन मिला। इस सोल्यूशन के से तुम्हें 3 नंबर मिले, एन, एल और एम। एन जो है वो तुम्हारा रेडियल डिस्टेंस देगा, एल जो है वो तुम्हें एजीम्यूथल, एल जो है वो तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम का एंगल देगा, और एम जो है वो तुम्हें एजीम्यूथल एंगल देगा। तो तुमने जब इसे सॉल्व किया तो तुम्हें पता लगा कि ऑर्बिट तो 2D था, पर ऑर्बिटल जो है वो 3D है। ऑर्बिटल जो है वो एक 3D कंसेप्ट है। 3D है मतलब कुछ स्पेस है, कोई रीजन है, कोई वॉल्यूम है, कोई जगह है। कहां पर है? एटम में न्यूक्लियस के पास है, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की कुछ संभावना या मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है 90 से 95%। 90 से 95% वो जगह को तुम बोलोगे ऑर्बिटल्स। तो जब इन ऑर्बिटल्स को इस इक्वेशन से तुमने ग्राफ बनाए, उन ग्राफ के जो शेप्स आए, वेव से जनरेट होने वाले शेप आए, कंटूर जो इस डायग्राम बने, उनसे तुमने इनकी कंटूर डायग्राम से तुमने ऑर्बिटल को एक 3D स्फीयर है। तो एस ऑर्बिटल एक 3D स्फीयर है, पी ऑर्बिटल एक डंबेल के शेप का है। देखो एस ऑर्बिटल एक 3D स्फीयर है, एस ऑर्बिटल एक 3D स्फीयर है, पी ऑर्बिटल एक डंबेल शेप का है। ये सब तुम्हें कल बताऊंगा कहां से। डी ऑर्बिटल एक डबल डंबेल है, डी ऑर्बिटल कैसा है? डबल डंबेल। और एफ ऑर्बिटल में अब देखो एफ ऑर्बिटल में 3 डंबेल है, कॉम्प्लिकेटेड शेप का एफ ऑर्बिटल है। ये बताऊंगा कि ये आए कहां से। नेक्स्ट क्लास भी कोई बहुत ज्यादा ऐसी इंटरेस्टिंग है लाइव क्लास नहीं होनी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मैथ्स और एडवांस लेवल, पर आज जो हमने पढ़ा इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनना है। आज जो हमने पढ़ा उससे सिर्फ एक ही चीज आएगी, व्हाट इज ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल श्रोडिंगर का कंसेप्ट है। ऑर्बिटल जो है वो ड्यूअल नेचर पे बेस्ड कंसेप्ट है। ऑर्बिटल जो है वो 3D है। ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के पास की जगह है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की मैक्सिमम 90 से 95% प्रोबेबिलिटी होती है। अब प्रोबेबिलिटी कैसे तुम निकालते हो? हाउ यू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन? साइज का, साई एक वेव का इक्वेशन, तो जो तुमने वेव लिखी थी उसकी इक्वेशन से साई, उसका सोल्यूशन जो है उसका साई स्क्वायर, और उसको डीवी करके इंटीग्रेट करते हैं। साई स्क्वायर डीवी का इंटीग्रेशन will give you probability of finding electron nearer to nucleus. Psi square dV will give you a probability of finding electron nearer to nucleus. Clear है तुमको ये पॉइंट? समझ में आया अथर्व पांडे? डीवी क्या है सर? हाँ बोल अमित। आदित्य जैन बोल। डीवी वेलोसिटी। यस सर आया समझ। dV is change in small volume. What is dV?
ये जो डीवी है ये बहुत छोटी सी वॉल्यूम, पी अपॉन जो डीवी लिखा है, डीवी इज स्मॉल वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो बहुत छोटी सी वॉल्यूम, अगर एक पॉइंट लोगे तो उसकी वॉल्यूम बहुत छोटी। अब तुम एटम में जिस वॉल्यूम के अंदर पूरे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, वो रीजन तुम्हारा क्या कहलाएगा, ऑर्बिटल कहलाएगा। और कुछ पूछना है तुमको अथर सर, पांडे? हाँ बोलो। सर पोलर कोऑर्डिनेट से समझ नहीं आया सर। देखो मैं समझा भी नहीं रहा हूँ, बोला मैंने तुमको समझाया। मैंने क्या बोला कि अभी तक जब तुम मैथ्स पढ़ते हो तो तुमने दो तरह के कोऑर्डिनेट पढ़े होते हैं, कार्टेशियन, सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी तुम दो ही चीजें पढ़ते हो, एक्स और वाई। तुम उसमें 2D पढ़ते हो, ये 2D में तुमने दो कोऑर्डिनेट बनाए, और 3D में तुम्हारे तीन कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स, वाई और जेड। तो ये सिर्फ तुमको एक बता रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस के कितनी दूरी पर, तो तुम कौन से कोऑर्डिनेट यूज कर लेते थे, कार्टेशियन। पर अगर कोई ऑब्जेक्ट एंगुलर मोशन कर रहा है एक्स, वाई और जेड से, तो उसकी पोजीशन को पता लगाने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने एक और सिस्टम को डेवलप किया, जिसे तुम क्या लिखते हो, आर, थीटा और फाई। जब तुम इस डायग्राम में ज्योमेट्री के कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हें चार कोऑर्डिनेट के बीच के रिजल्ट मिलेंगे। तुम्हें यहाँ पे कोऑर्डिनेट के बीच के रिजल्ट मिलेंगे। देखो z इज इक्वल टू होता है आर कॉस थीटा, तुमको ये कहीं यूज ही नहीं करना। z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ये तुमको कहीं पे यूज नहीं करना। y इज इक्वल टू होता आर साइन थीटा साइन फाई, ये इनके बीच का रिजल्ट है, आर साइन थीटा साइन फाई। रिलेशन बिटवीन अ कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट, x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस थीटा। ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट तुमको कहीं लगाने नहीं है, देखो इसीलिए मैंने इनको लिख के काट दिया है। ये जो यहाँ रिजल्ट बने, ये तुमको कहीं अप्लाई नहीं करना है। हाँ, पर तुमको मालूम होना चाहिए कि श्रोडिंगर ने दोनों तरह के कोऑर्डिनेट्स को यूज करके एटम में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी को निकाला। इस प्रोबेबिलिटी को तुमने आउटकम किस में जोड़ दिया, ऑर्बिटल के अंदर। इसे तुमने किस नाम से जोड़ दिया, ऑर्बिटल के कंसेप्ट के साथ। क्लियर है बात, तुमको समझ में आई ये बात? यस सर। तो आज की क्लास जो है, मतलब देखो यहाँ पे स्कूल में कोई क्वेश्चन नहीं बनना, श्रोडिंगर का इक्वेशन याद नहीं करना, ये जो सोल्यूशन लिखने के तरीके हैं ये सब श्रोडिंगर ने ही दिए थे। हायर मैथ्स को लगा के सॉल्व कर करके उसने लिखने के ये जो तरीके हैं, ये श्रोडिंगर ने ही दिए हैं। तो हमको ये तरीके वैसे हमने लिख लिया, कोई हमको दोबारा लिखने को नहीं देगा कि तुम लिखोगे आर एन एल आर, ये वो नहीं, एक नंबर नहीं है, ये उसका शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है, रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट में थीटा और फाई। नहीं, ये बिल्कुल याद नहीं करना तुम्हें, कुछ नहीं। आज की क्लास से सिर्फ तुमको इतना याद है। देखो आज की क्लास से तुम क्या याद करोगे, श्रोडिंगर का एक इक्वेशन मान लेते हैं कहीं आया तो तुम ये इक्वेशन याद करोगे, डेल्टा स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। सिर्फ आज की क्लास से तुमको यहाँ पर ये श्रोडिंगर का जो इक्वेशन, ये एच स्क्वायर होता है, ये ध्यान रखना। यहाँ श्रोडिंगर का इक्वेशन कभी कभी कोई स्कूल वाले पूछ लेते हैं, इसलिए इक्वेशन को याद कर लो। फिर इसके बाद तुमको ध्यान रखना है ऑर्बिटल। बस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास की वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। और ऑर्बिटल के बारे में तुमको कैसे पता लगता है, साई स्क्वायर डीवी का इंटीग्रेशन। अब तुम्हें ना इंटीग्रेट करना है, ना तुम्हें साई स्क्वायर निकालना है, ना तुमको डीवी निकालना है, बस तुमको ये ध्यान रखना है कि साई स्क्वायर डीवी का इंटीग्रेशन विल गिव यू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। साई एक वेव का फंक्शन है जो वेव का एम्पलीट्यूड देता है, तो एम्पलीट्यूड प्लस माइनस दोनों हो सकता है। देखो एम्पलीट्यूड जो है वो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, तो यहाँ पे साई प्लस है और यहाँ पे साई कैसा है, माइनस है। एक वेव के लिए साई की वैल्यू प्लस और माइनस होगी, पर जब तुम साई स्क्वायर निकालोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो प्रोबेबिलिटी तुम्हारी हमेशा पॉजिटिव। तो साई स्क्वायर डीवी, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, 1, पर ये मैक्सिमम मिलेगा। ये मैक्सिमम 90 से 95% जगह में जहां इलेक्ट्रॉन मिलता है वो तुम कैलकुलेट कर पाते हो। स्टैंडिंग वेव्स, अब देखो, अब स्टैंडिंग वेव्स एक ऐसी वेव्स है, देखो स्टैंडिंग वेव जो है तुमने अभी फिजिक्स पढ़ा नहीं है,
तो एक ऐसी वेव है जिसमें क्रस्ट और ट्रफ की पोजीशन फिक्स होती है और एम्पलीट्यूड चेंज करते रहता है। डायग्राम बना सकते हैं। जे हाँ, तुम डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है ना, तो फिजिक्स में बना हुआ स्टैंडिंग वेव, ट्रांसवर्सल वेव, लॉन्जिट्यूडनल वेव बना के सब दिखा के सकते हैं कितनी होती अभी है। तुमको नहीं पढ़ना, अभी सिर्फ तुमको क्या ध्यान रखना है, स्टैंडिंग वेव वो है जिसमें क्रस्ट और ट्रफ की पोजीशन फिक्स होती है और एम्पलीट्यूड। तो बेसिकली जब तुम गिटार की स्ट्रिंग को छेड़ देते हो तो उसमें जो वेव बनती है दो वेव के, उसे वो स्टैंडिंग वेव। तो वैसे ही कुछ वेव्स जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर घूमता है तो वो बनाता है। श्रोडिंगर ने बोला वैसी ही कुछ वेव घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास बनाता है। समझ में आया ये? यस सर। तो चलो अब मैं क्लास को रोक रहा हूं। आज कोई होमवर्क नहीं है, तो तुम्हारी पिछली क्लास के होमवर्क को ही तुम्हें सॉल्व करना होगा। अपना ध्यान रखो, होमवर्क कर लेना प्लीज। न्यूमेरिकल बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे, डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग। अब मैं आज तुमको कल सुबह एक ऑब्जेक्टिव पैकेज दूंगा बोहर, डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग का, जिसमें सर आपने लगभग शीट दी नहीं सर। अब दूंगा शीट, क्योंकि आप पढ़ा लिया तो अब शीट दूंगा, तुमसे क्वेश्चन बनेंगे। कल दूंगा शीट तुमको, एक सॉफ्ट कॉपी में भी दूंगा और हार्ड कॉपी में भी दूंगा, दोनों में दूंगा, जिससे तुम उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्लास को रोक रहा हूं भाई। थैंक यू सर। बाय, गुड नाइट।